हेलो दोस्तों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व के इस लेक्चर में आज आप लोग पढ़ेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय हम लोग जो है यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है यहाँ पर है, आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट। याद रखिएगा, इसका सूत्र होता है के MnO4, इसे हम लोग बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। तो आज हम लोग यहाँ पर इसके बनाने की विधि और इसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट जो है किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, यहाँ पर पायरोलुसाइट यानी कि MnO2, जिसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, MnO2 इसे बोला जाता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पर पायरोलुसाइट अयस्क। तो आप इसमें बता सकते हैं कि पायरोल्यूसाइट अयस्क से जो है पोटेशियम परमैंगनेट निम्न प्रकार से बनाया जाता है। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, यानी कि किस प्रकार से यहाँ पर बनाया जाएगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी कि MnO2 को पोटेशियम नाइट्रेट व जो है वायु की उपस्थिति में ठोस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तेज गर्म करके जो है संगलित करने पर पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है यानी कि MnO2, इससे जो है यहाँ पर ठोस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठोस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है यहाँ पर हम लोग तेज गर्म करके इसे संगलित करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसे आपको संकलन करना है, वो भी तेज गर्म करके। तो जब तेज गर्म करके यहाँ पर इसे संकलन किया जाएगा तो इसमें बनता है K2MnO3 और इसके अलावा इसमें बनता है H2O। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो बना है K2MnO3, इसे हम लोग बोलते हैं पोटेशियम मैग्नाइट। याद रखिएगा, इसे बोला जाता है पोटेशियम मैग्नाइट। ये हो जाएगा पोटेशियम मैग्नाइट। इसके अलावा इसके बारे में पहले ही बता दिया गया, मैग्नीज डाइऑक्साइड, या फिर आप बोल सकते हैं पायरोलुसाइट अयस्क। तो अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पोटेशियम मैग्नाइट है यानी कि K2MnO3, इसे जो है यहाँ पर वायु यानी कि O2, इसके साथ जब क्रिया कराएंगे, यानी कि इसके साथ जब हम लोग इससे यहाँ पर तेज गर्म करेंगे, तो जब इससे यहाँ पर हम लोग तेज गर्म करेंगे तो तेज गर्म करने पर इसमें बनता है पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट यानी कि K2MnO4, ये यहाँ पर जो बना है इसे हम लोग बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट। याद रखिएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसमें पोटेशियम मैग्नेट। तो ये यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम मैग्नेट। और याद रखिएगा, यहाँ पर इसका जो कलर होता है वो हरा होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जो पोटेशियम मैग्नेट बनेगा इसका रंग जो होता है वो हरा होता है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो समीकरण है, अगर इसे आप संतुलित करना चाहें तो सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए, अगर आप इसे संतुलित करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया गया K2 और यहाँ पर है K। तो पहले तो इसे संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए इस प्रकार, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यानी कि 2K हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए H2 भी हो गया, यहाँ पर भी H2 दिया गया था। इसके अलावा ऑक्सीजन ध्यान दीजिए 3 ये और 1 ये मिलकर इधर हो गया 4 ऑक्सीजन। यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 ऑक्सीजन ये और 2 ये, इधर भी 4 हो गए। अब इसी प्रकार ध्यान दीजिए, अगर आप इसे संतुलित करना चाहते हैं तो इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर दिए गए 2 और 3 ये मिलकर यहाँ पर 5 ऑक्सीजन दिए गए हैं टोटल। तो ऑक्सीजन बराबर करने के लिए यहाँ पर पहले 2 से गुणा करिए, तो 2 3 6 ऑक्सीजन ये हो गए और 2 ये 8 ऑक्सीजन हो गए। इधर 8 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे 2 से, 2 चौको 8। तो इस प्रकार ये समीकरण जो है संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड से ये प्राप्त हो गया है पोटेशियम मैग्नेट, जिसका कलर कैसा है, हरा रंग। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, पोटेशियम मैग्नेट के विलयन को जो है जल द्वारा तनु करके, यानी कि जो पोटेशियम मैग्नेट का विलयन है उसमें हम लोग जल मिलाकर उसे तनु कर देंगे। उसके बाद तनु करके जो विलयन प्राप्त होगा उसमें जो है CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे पोटेशियम परमैग्नेट बनता है और हरा रंग जो है वो गुलाबी रंग में बदल जाता है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर पोटेशियम मैग्नेट यानी कि K2MnO4, ये हो जाएगा पोटेशियम मैग्नेट। इसके विलयन में जो है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जल द्वारा जो है तनु करके इसमें जल मिलाना है, यानी कि
H2O, तो जल द्वारा तनु करके इसमें जो हम लोग CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो पोटेशियम पर मैग्नेट बनता है। पोटेशियम पर मैग्नेट यानी कि ध्यान दीजिए KMnO4, तो इसमें बन जाएगा पोटेशियम पर मैग्नेट। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए K2CO3 प्लस इसमें बनेगा यहाँ पर MnO2 इंटू H2O, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये था पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट जो है किस में परिवर्तित हो गया है, यहाँ पर पोटेशियम पर मैग्नेट। यहाँ पर जो ये पोटेशियम मैग्नेट है इसमें ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें पोटेशियम मैग्नेट। यहाँ पर इसका कलर जो था वो हरा था, और यहाँ पर जो ये बना है पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। और इसमें जो पोटेशियम पर मैग्नेट प्राप्त हुआ है, अब इसका कलर जो होगा यहाँ पर बैंगनी हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको बताया गया था कलर कैसा, गुलाबी, और यहाँ पर क्या लिखा है, बैंगनी। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर जो हाइड्रेटेड MnO2 है ये यहाँ पर अवक्षेपित हो जाती है। इसके बाद आप बताएंगे इसमें कि विलयन को जो है अवक्षेपित हाइड्रेटेड MnO2 से पृथक करके यानी कि अलग करके जो है क्रिस्टलीकृत होने तक वाष्पित करने पर यहाँ पर जो KMnO4 है वो बैंगनी रंग का हो जाता है, यानी कि इसके जो है बैंगनी रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो आप इसके बाद इसमें ये भी बताएंगे कि हाइड्रेटेड MnO2 जो है अवक्षेपित हो जाती है, और इसके अलावा जो है विलयन को अवक्षेपित हाइड्रेटेड MnO2 से पृथक करके क्रिस्टलीकृत होने तक वाष्पित करने पर जो है पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसमें बताना है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, अगर इससे आप संतुलित करते हैं तो संतुलित करने के लिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर कार्बन 1 दिया गया है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, लेकिन पोटेशियम के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर K और यहाँ पर K2 और यहाँ पर केवल K2 दिया गया है। तो सबसे पहले तो इससे बराबर करने के लिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप गुणा कर दीजिए 3 से, तो ये हो गए 3 दूनी 6। अब 3 दूनी 6 यहाँ पर हो गए। उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें बराबर करने के लिए आप यहाँ पर इसमें गुणा कर दीजिए पहले तो 2 से, तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 2 यहाँ पर हो जाएंगे और 2 यहाँ पर 4। अभी भी यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए तो 2 दूनी 4 और 2 मिलके ये भी 6 हो जाएंगे। अब इसके अलावा कार्बन ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 हो गए, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए तो कार्बन भी यहाँ पर 2 हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर ऑक्सीजन ध्यान दीजिए, 2 ये 3 ये हो गए, इसके अलावा 2 3 6 ये हो गए और 2 चौको 8 ये हो गए, तो 8 6 14 और 14 के अलावा यहाँ पर ये 3 हो जाएंगे 17 ऑक्सीजन। उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 चौक 12 ऑक्सीजन ये हो गए और 2 दूनी 4, तो 12 4 16 और एक ये 17। इस प्रकार ये समीकरण जो है पूरा संतुलित हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हम लोग यहाँ पर पायरोलुसाइड अयस्क से जो है पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसके भौतिक गुण, तो इसमें याद रखिएगा कि यह जो है जल में विलेय है, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है जल में विलेय है। इसके अलावा याद रखिएगा कि इसका जलीय विलयन जो है वो बैंगनी रंग का होता है, जो कि आपको बताया गया है। इसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट जो है गहरे बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, ये भी आपको बताया जा चुका है। तो अब ध्यान दीजिए रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण जो है इसमें ऑक्सीकारक गुण जो है इसके बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो है पेपर में अक्सर आते रहते हैं। तो इसके लिए आपको एक महत्वपूर्ण समीकरण याद रखना है और उस समीकरण की सहायता से आप यहाँ पर जितने भी ऑक्सीकरण के समीकरण होंगे उन सभी को आप आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर H2O2, इससे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका ऑक्सीकरण जो होगा वो होता है H2O में। याद रखिए यहाँ पर H2O2 का ऑक्सीकरण जो है किस में होता है, यहाँ पर H2O में होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑक्सीकरण, तो यहाँ पर H2O2 का ऑक्सीकरण किस में हो जाता है, H2O में। अब इसके लिए ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर एक मेन समीकरण याद रखना है, यानी कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है यानी कि KMnO4 प्लस इसकी क्रिया जब H2SO4 से होती है तो इसमें क्या क्या बनता है, ध्यान दीजिए इसमें बनता है मैग्नीज सल्फेट यानी कि MnSO4 प्लस इसके अलावा पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4 और प्लस H2O इतना, और इसके अलावा जो है इसमें नवजात ऑक्सीजन निकलते हैं।
तो अब ध्यान दीजिए ये समीकरण आपको अच्छे से तैयार करना है, यानी कि जितने भी इसके ऑक्सीकरण समीकरण हैं उन सभी में आपको इस समीकरण की आवश्यकता होगी। तो पहले इसे हम लोग यहाँ पर संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर पोटेशियम कितने दिए गए K2 और यहाँ पर है K, तो इसे संतुलित करने के लिए यहाँ पर आप 2 से गुणा कर दीजिए। तो इस प्रकार ये भी 2 हो गए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए Mn इधर कितने हो गए 2 और यहाँ पर Mn दिया गया है तो यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दीजिए, तो Mn भी यहाँ पर 2 हो जाएंगे। अब इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए हाइड्रोजन यहाँ पर दिए गए हैं H2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन H2, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए SO4 एक दिया गया है और अब यहाँ पर SO4 जो है 2 हो गए। और इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर SO4 2 और एक ये 3 SO4 इधर हो गए और यहाँ पर एक दिया गया है, तो SO4 बराबर करने के लिए यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिए। अब हाइड्रोजन ध्यान दीजिए 3 दूनी 6 हो गए, तो हाइड्रोजन बराबर करने के लिए यहाँ पर आप 3 से गुणा कर दीजिए, तो 3 दूनी 6, हाइड्रोजन इधर भी हो जाएंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 चौको 8 ऑक्सीजन ये हो गए। इसके अलावा ध्यान दीजिए 3 चौक 12 ऑक्सीजन ये हो गए, तो 12 8 20 ऑक्सीजन इधर हैं। इधर ध्यान दीजिए 2 चौको 8 ऑक्सीजन और 4 ये 12 ऑक्सीजन और 3 ये 15 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन इधर कम है तो बराबर करने के लिए यहाँ पर 5 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर ये 5 ऑक्सीजन जो है इसमें निकल जाएंगे। तो ये समीकरण आपको यहाँ पर तैयार रखना है। तो अब ध्यान दीजिए इसमें आपको ये बताया गया यहाँ पर जो H2O2 है इसका ऑक्सीकरण किस में होता है H2O में। तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर H2O2, तो यहाँ पर जो नवजात ऑक्सीजन है इससे यहाँ पर जब ये क्रिया करेगा तो नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करने पर इसमें जो है यहाँ पर H2O में ये ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसके अलावा इसमें O2 जो है वो अलग हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये O2 जो है इससे अलग हो गया। इसके अलावा H2O, तो यहाँ पर जो H2O2 था इसका ऑक्सीकरण यहाँ पर H2O में हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर इन दोनों समीकरणों को हम लोग कंबाइंड करके लिखें तो इसके लिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन कितने थे 5 और यहाँ पर कितना है 1, तो इन्हें बराबर करने के लिए हम लोग इसमें गुणा कर देंगे 5 से, यानी कि इसमें आपको गुणा करना है 5 से। तो अब ध्यान दीजिए जब इसे हम लोग यहाँ पर कंबाइंड करके लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दिया गया है 2KMnO4 इतना हो जाएगा। इसके बाद प्लस ध्यान दीजिए यहाँ पर 5 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5H2O2 इतना हो जाएगा, प्लस इसके अलावा यहाँ पर दिया गया 3H2SO4। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसमें हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 5 नवजात ऑक्सीजन हो जाएंगे और यहाँ पर भी 5 नवजात ऑक्सीजन दिए गए, तो ये इससे यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे जब इसका यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे। तो अब इसके बाद ध्यान दीजिए इधर आ जाइए, तो इधर यहाँ पर दिया गया 2MnSO4 हो जाएगा। इसके अलावा प्लस K2SO4 हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ये दिया गया है 3H2O और इसमें जब हम लोग यहाँ पर 5 का गुणा कर देंगे तो 5H2 यहाँ पर भी हो जाएंगे, तो 5 और 3 मिलके यहाँ पर हो जाएगा 8H2O। इस प्रकार से इतना आएगा, प्लस 5 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5O2। तो इस प्रकार यहाँ पर ये समीकरण जो है प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर H2O2 का ऑक्सीकरण जो है वो H2 में हो जाता है। आपको यहाँ पर ये समीकरण जो है याद रखना है बस। तो इसमें आपको इन सभी के नाम याद रखना है, इससे याद रखिएगा। इससे पहले ही पता है आपको पोटेशियम परमैंगनेट, इससे बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पर मैग्नीज सल्फेट और ये यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट। इसके अलावा H2O और ये O2। अब इसके बाद दूसरा ध्यान दीजिए, जैसे कि सोडियम नाइट्राइट यानी कि NaNO2, तो इसका ऑक्सीकरण जो है सोडियम नाइट्रेट में होता है यानी कि NaNO3 में। तो यहाँ पर जो सोडियम नाइट्राइट है इसका ऑक्सीकरण किस में हो जाता है सोडियम नाइट्रेट में। तो इसके लिए आपको वही समीकरण जो अभी आपको बताया गया था, यानी कि KMnO4 प्लस इसकी क्रिया किससे कराई गई थी H2SO4 से, तो इसमें बना था मैग्नीज सल्फेट यानी कि MnSO4। इसके अलावा पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4। इसके अलावा H2O और इसमें नवजात ऑक्सीजन निकले थे। इस प्रकार से इसे संतुलित किया गया था। तो यहाँ पर 2 3, इसके अलावा यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5। ये समीकरण आपको भी बताया गया था, तो इसी का हम लोग यहाँ पर भी प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें है सोडियम नाइट्राइट यानी कि NaNO2 इतना होगा। यहाँ पर ये जो है नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, तो जब इससे क्रिया करेगा तो इसमें बनेगा सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO3 हो जाएगा, NO3 इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी इससे आपको कंबाइंड करके उसी प्रकार से लिखना है जैसे अभी आप बताया गया था।
यहाँ पर भी इसमें हम लोग गुणा करेंगे पहले 5 से। 5 से गुणा इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पर ये नवजात ऑक्सीजन भी 5 हो जाएं और इससे ये कैंसिल हो जाएं। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप इसे लिखेंगे 2KMnO4, इसके बाद प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें लिखेंगे NaNO2, यहाँ पर NaNO2, लेकिन यहाँ पर हम लोग 5 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आगे क्या लग जाएगा 5, इतना हो जाएगा। इसके बाद प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3H2SO4, इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आप इसमें लिखेंगे 2MnSO4, इसके अलावा प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा K2SO4, इसके बाद प्लस इसमें हम लोग गुणा कर देंगे 5 से तो ये हो जाएगा 5NaNO3, इतना हो जाएगा। इसके बाद प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए 3H2O, इतना हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसमें 5 से हम लोग गुणा करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पर इतना आएगा। अब इसमें याद रखिएगा ये जो है पोटेशियम परमैंगनेट, इसे बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट, याद रखिएगा ये यहाँ पर दिया गया है सोडियम नाइट्राइट। तो इसका ऑक्सीकरण जो हुआ है वो सोडियम नाइट्रेट में हुआ है, इससे यहाँ पर बोला जाएगा सोडियम नाइट्रेट, इस प्रकार से। अब इसके बाद ध्यान दीजिए तीसरा इसमें यहाँ पर हम लोग SO2 का ऑक्सीकरण जो है H2SO4 में करेंगे, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा यहाँ पर SO2 का ऑक्सीकरण किस में हो जाता है H2SO4 में हो जाता है। तो इसके लिए पहले आपको बेसिक समीकरण वही लिखना है जो आपको बताया गया था, यानी कि 2KMnO4, इसके अलावा 3H2SO4 हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर बनता है 2MnSO4, इसके अलावा K2SO4 प्लस 3H2O, इसके अलावा इसमें 5 नवजात ऑक्सीजन निकलते हैं, इसके बारे में आपको पहले ही बताया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए SO2 का ऑक्सीकरण जो है H2SO4 में होगा, तो यहाँ पर जो SO2 है इसकी क्रिया यहाँ पर H2O और इसके अलावा ध्यान दीजिए जो नवजात ऑक्सीजन है इससे कराएंगे, तो यहाँ पर ये जो है H2SO4 में ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो इससे यहाँ पर अगर हम लोग कंबाइंड करेंगे तो यहाँ पर भी इसमें आपको गुणा करना है 5 से, ताकि यहाँ पर ये नवजात ऑक्सीजन जो है इससे कैंसिल हो जाए। तो अब इसके बाद ध्यान दीजिए इससे आप यहाँ पर लिखेंगे 2KMnO4, इतना हो जाएगा। प्लस इसमें हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5SO2, प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए ये H2O, इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 5H2O, 5 से ये वाले 3 यहाँ पर निकल जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2H2O, इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए इसी प्रकार यहाँ पर अगर इसका हम लोग गुणा करते हैं तो यहाँ पर हो जाएंगे 5H2SO4, 5 से ये वाले 3 निकल जाएंगे तो यहाँ पर फिर बचेगा। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 2MnSO4, इतना हो जाएगा। प्लस इसके बाद ध्यान दीजिए अगर इसमें लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5H2SO4 और 5 में से अगर ये वाले 3 निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेगा 2H2SO4, इतना हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर बच जाएगा K2SO4, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसके बारे में आपको पता ही है, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेस सल्फेट, और ये है यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट। इसके अलावा SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार यहाँ पर SO2 जो है यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए चौथा इसमें H2S का जो है S में ऑक्सीकरण, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसका ऑक्सीकरण यहाँ पर सल्फर में हो जाएगा। इसके लिए आपको वही बेसिक समीकरण पहले तो याद रखना है, यानी कि 2KMnO4 प्लस 3H2SO4, इससे यहाँ पर बनता है 2MnSO4 प्लस K2SO4, इतना हो जाएगा। और इसके बाद प्लस 3H2O और इसके अलावा जो है इसमें 5 नवजात ऑक्सीजन निकलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए H2S है, इसका ऑक्सीकरण किस में होगा S में, तो यहाँ पर H2S ये क्रिया करेगा इस नवजात ऑक्सीजन से। तो जब इससे क्रिया करेगा तो यहाँ पर ये S अलग हो जाएगा और यहाँ पर ये बन जाएगा प्लस H2O। तो इससे हम लोग यहाँ पर कंबाइन करेंगे, तो इसे कंबाइन करने के लिए यहाँ पर पहले 5 से गुणा करेंगे ताकि ये ऑक्सीकरण यहाँ पर, ताकि ये नवजात ऑक्सीजन जो है इससे कैंसिल हो जाए।
तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें आप लिखेंगे 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस, इसमें ध्यान दीजिए 5 से यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे, और जब 5 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5H2S, इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया 2MnSO4 प्लस K2SO4, इतना हो जाएगा। इसके बाद प्लस, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर इसमें हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5S, और प्लस इसमें गुणा करेंगे तो 5H2O। 5 से यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितने दिए गए 3, 5 और 3 मिलके कितने हो जाएंगे 8H2O। तो इस प्रकार यहाँ पर ये पोटेशियम परमैंगनेट, ये यहाँ पर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, याद रखिएगा इससे बोला जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। और यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण जो होगा ये सल्फर में हो जाएगा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इस प्रकार सल्फर में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।